नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिवाइंड यूट्यूब चैनल के एक न्यू लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट। तो हमें अगले लेक्चर्स में हमें पढ़ना है कंक्रीट। तो कंक्रीट बनाने के लिए जो हमें यूज होते हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, वो क्या होते हैं? कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और बाइंडिंग मटेरियल और वाटर, और स्पेशल केसेस में एडमिक्सचर यूज हो सकता है। तो हमने बाइंडिंग मटेरियल्स में हमने सीमेंट और लाइम हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे फिर हम कंक्रीट पे। तो एग्रीगेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपके जो आपका कंक्रीट मिक्स होता है उसको अफेक्ट करते हैं, उसके स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, उसके वर्केबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। पहले हम वो देखते हैं कि कौन कौन सी एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज़ हमारे कंक्रीट मिक्स के करेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती हैं। उसको हम देखते हैं पॉइंट वाइज कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कौन कौन सी क्या क्या इफेक्ट डालती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी एग्रीगेट की है शेप। तो शेप आपका ये इफेक्ट डालता है कि कंक्रीट का शेप क्या हो सकता है, या राउंडेड हो सकता है, या एंगुलर हो सकता है, या फ्लैकी हो सकता है। ये आपका वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को अफेक्ट करता है। वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को अफेक्ट करता है। वर्केबिलिटी यदि आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको राउंडेड एग्रीगेट यूज करना चाहिए, और यदि आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो आपको एंगुलर एग्रीगेट यूज करना चाहिए। होता कैसे है, आपकी वर्केबिलिटी जो होती है, वर्केबिलिटी होती है कि किस ईज के साथ आप कंक्रीट पे वर्क कर पा रहे हो, यानी कि कंक्रीट को प्लेस कर पा रहे हो, मिक्स कर पा रहे हो, उसको कॉम्पैक्शन कर पा रहे हो कितनी ईजिली आपको, वो आपका कहलाता है वर्केबिलिटी। और स्ट्रेंथ का मतलब है आपका जो जब आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं, कंप्रेसिव टेस्टिंग कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेंथ आ रही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो आपकी क्यूब की स्ट्रेंथ जो आ रही है वो आगे आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ये शेप आपका वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। तो राउंडेड एग्रीगेट यदि आपका है, राउंडेड एग्रीगेट होता है, तो राउंडेड एग्रीगेट में क्या होता है कि सरफेस एरिया राउंडेड में एंगुलर की अपेक्षा कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो आपको सीमेंट पेस्ट जो होगा उसको लुब्रिकेशन कम करना पड़ेगा। सीमेंट पेस्ट को कम लुब्रिकेशन करना पड़ेगा। सीमेंट पेस्ट को जब कम लुब्रिकेशन करना पड़ेगा तो वो आपका ज़्यादा वर्केबल, क्योंकि अब जो आपका सीमेंट पेस्ट है उसको कम लुब्रिकेशन करना पड़ रहा है, तो आपको जो वर्केबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। मतलब सेम सीमेंट पेस्ट के लिए, सेम वाटर सीमेंट रेशियो के लिए। और जो राउंडेड एग्रीगेट होते हैं, राउंडेड एग्रीगेट में क्या होता है कि यदि इनको हम कॉम्पैक्ट करें तो ये मिनिमम वाइड्स आपके राउंडेड को लो, इरेगुलर एग्रीगेट्स को लो और एंगुलर को लो, तो इन तीनों में आपके जो मिनिमम वाइड्स आपके होंगे वो आपके राउंडेड एग्रीगेट में मिलेंगे। लगभग 33% तक वाइड आपको मिलते हैं। ये आपका राउंडेड एग्रीगेट मिलता है आपका रिवर या सी वगैरह से। और राउंडेड एग्रीगेट में क्या होता है कि राउंडेड एग्रीगेट क्या होते हैं, ये इंटरलॉकिंग में पुअर होती है। इंटरलॉकिंग पुअर होती है तो क्या होता है, ये यदि आप हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बना रहे हैं या फिर आप पेवमेंट के लिए कंक्रीट बना रहे हैं, उनके लिए अनसूटेबल रहता है। दूसरा आपका एग्रीगेट है एंगुलर एग्रीगेट। एंगुलर एग्रीगेट आपके क्या होते हैं कि इसमें इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी होती है। इंटरलॉकिंग अच्छी होती है तो आपका ये स्ट्रॉन्ग मिक्स देता है, क्योंकि बेटर इंटर पार्टिकल इंटरलॉकिंग अच्छी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग मिक्स देगा, स्ट्रॉन्ग मिक्स देगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है एंगुलर एग्रीगेट में कि वाइड्स ज़्यादा रहते हैं। वाइड्स ज़्यादा रहते हैं यानी कि लगभग 40% वाइड हमें मिलते हैं इसमें। तो वाइड ज़्यादा रहेंगे तो आपको क्या होगा, सीमेंट भी ज़्यादा लगेगा, सीमेंट पेस्ट इसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो सीमेंट पेस्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, और आपका क्या होगा इसमें, यदि सीमेंट पेस्ट ज़्यादा लग रहा है तो आपका ड्राइंग के टाइम पे श्रिंकेज भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि यदि सीमेंट पेस्ट या वाटर सीमेंट रेशियो आपका ज़्यादा है तो क्या क्या होता है, ड्राइंग श्रिंकेज भी ज़्यादा आता है। तो ड्राइंग श्रिंकेज भी ज़्यादा आएगा, और साथ साथ आपको इसको सेम वर्केबिलिटी के लिए, मतलब जितनी वर्केबिलिटी राउंडेड की है उतनी ही यदि एंगुलर के लिए एंगुलर को लेनी है, तो इसमें वाटर सीमेंट रेशियो उसके लिए फिर हमें ज़्यादा यूज करना पड़ेगा एंगुलर वाले में, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगुलर वाले में सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये वाला आपका वर्केबल कम होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग है। राउंडेड वाला आपका क्या है, वर्केबल ज़्यादा है लेकिन स्ट्रॉन्ग कम है। तो ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक वाटर सीमेंट रेशियो को एक बढ़ा दो, मतलब 0.65 तक ले जाओ, तो आपका जो राउंडेड और एंगुलर का दोनों का लगभग सेम स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। तो यदि आपका राउंडेड वाले को आपने देखा था कि अनसूटेबल था हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और पेवमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, और वही का अपोजिट हो जाएगा कि यदि आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और पेवमेंट के लिए कंक्रीट बनाना है तो आप एंगुलर यूज कर सकते हैं आराम से। और यदि आपका नॉर्मल यूजेज में कंक्रीट बनाना है, नॉर्मल यूजेज में कंक्रीट, तो राउंडेड यूज करो। फिर वहाँ पे एंगुलर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एंगुलर फिर अनइकोनॉमिकल आपका दे रहा था, इसलिए एंगुलर प्रॉपर्टी जो है नॉर्मल कंक्रीट में अनडिजायरेबल रहती है। वो हम डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं होती एंगुलरिटी वाली नॉर्मल कंक्रीट के केस में।
क्योंकि वाइड्स भी ज़्यादा हैं, सीमेंट भी ज़्यादा लगेगी तो इकोनॉमिकल भी नहीं होगा और फिर श्रिंकेज भी ज़्यादा आएगा। ये चीज़ें हो गई, इसमें थोड़ा ज़्यादा कथा हो गया। अब आगे चलते हैं फ्लैकी वाले में। तो फ्लैकी वाला क्या करता है, ना तो इसका स्ट्रेंथ अच्छा, ना ही इसकी वर्केबिलिटी अच्छी है, ना स्ट्रेंथ अच्छा दे रहा है, ना वर्केबिलिटी अच्छा दे रहा है, नहीं पुअर मिक्स है, ठीक है। अब इन शेप्स के टेस्ट करने के लिए हमें 2-3 मेथड है किस किस तरह से टेस्ट करते हैं। जैसे एंगुलरिटी का टेस्ट करने के लिए है एंगुलरिटी नंबर, एंगुलरिटी मेजरमेंट के लिए आपका है एंगुलरिटी नंबर। एंगुलरिटी नंबर क्या होता है, एंगुलरिटी नंबर एक नंबर जो है ये शो करता है आपका वाइड्स इन एक्सेस ऑफ 33%, मतलब 33% से ऊपर कितना वाइड है, कितना परसेंट वाइड उससे जो एक्सेस में है, वो आपका कहलाएगा एंगुलरिटी नंबर। जैसे आपके किसी में मान लीजिए 40% वाइड्स हैं, 40% वाइड्स हैं तो इसकी एंगुलरिटी नंबर होगी 7, 44% वाइड्स हैं तो इसकी एंगुलरिटी नंबर होगी 11, अगर आपके 33% वाइड है इसका मतलब एंगुलरिटी नंबर हो गया 0। ये है, या इसको एक तरह ये भी बोल सकते हो कि आपका जो परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम जो है, परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम इन डेफिशिएंसी ऑफ 67%, ऐसे भी बोल सकते हो। और इसकी जो वैल्यू होती है एंगुलरिटी नंबर की होती है 0 से 11 के बीच में, 0 से 11 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। 0 आपकी होती है राउंडेड एग्रीगेट के केस में, क्योंकि राउंडेड एग्रीगेट केस में आपने देखा था कि वाइड्स आपके 33% होते हैं राउंडेड के केस में। तो 33% वाइड है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलरिटी नंबर 0 हो गया, इसलिए राउंडेड के केस में एंगुलरिटी नंबर 0 होता है। अब चलते हैं अदर शेप्स के केस में, मतलब अदर शेप टेस्ट कौन कौन से हैं। अदर शेप टेस्ट आपका फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलांगेशन इंडेक्स, जो कि क्वेश्चन जिसपे पूछा जाता है। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या होता है, फ्लैकी मतलब होता है पतला, फ्लैक की पार्टिकल्स यानी पतला। इलांगेशन इंडेक्स में इलांगेटेड मतलब लंबा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मिनिमम डायमेंशन की बात हो रही होगी फ्लैकीनेस इंडेक्स में, और इलांगेशन वाले में ग्रेटेस्ट डायमेंशन की बात हो रही होगी। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स में क्या आपका देखा जाता है, फ्लैकीनेस इंडेक्स में हम फ्लैकी पार्टिकल उनको बोलेंगे ये परसेंटेज वेट ऑफ एग्रीगेट हुज लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 0.6 डी, यानी डी क्या है, मीन साइज है, यानी परसेंटेज वेट ऑफ एग्रीगेट हुज लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ मीन साइज। 0.6 को 3/5 के टर्म में भी कभी कभी लिख के पूछ लेते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, एक थिकनेस गेज होता है, उससे हम उसके जो सबसे एग्रीगेट का जो सबसे आपका लीस्ट डायमेंशन होता है उसके थ्रू हम उसमें पास कराते हैं। जो उस थिकनेस गेज से पास कर जाता है उसको हम रख लेते हैं और फिर उनको हम वेट कर लेते हैं। तो हम फाइनेस्ट इंडेक्स आपका आता कैसे है, W पास्ड थ्रू थिकनेस गेज अपॉन W टोटल इंटू 100, ये आपका आ जाएगा फ्लैकीनेस इंडेक्स। दूसरा आपका इलांगेशन इंडेक्स में आपका क्या है, परसेंटेज वेट ऑफ एग्रीगेट हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 डी, परसेंटेज वेट ऑफ एग्रीगेट हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 डी। तो इलांगेशन इंडेक्स का आपका ऐसे वेट के टर्म में क्या फार्मूला है, इलांगेशन इंडेक्स इक्वल टू W रिटेन ऑन लेंथ गेज अपॉन W टोटल इंटू 100। अब इसमें क्या होता है, लेंथ गेज होते हैं, लेंथ गेज पे के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मीन साइज के अकॉर्डिंग होता है कि इस वाले लेंथ से हमें देखना है, तो जिस उस लेंथ से देखेंगे उससे बड़े वाले पार्टिकल कौन कौन से हैं, तो जो उसके ऊपर रिटेंड हो गए, जो उससे बड़े वाले आए उनको हम क्या करते हैं अलग रख लेंगे, उसका वेट करेंगे तो W रिटेन ऑन लेंथ गेज अपॉन W टोटल इंटू 100 इलांगेशन इंडेक्स आ जाएगा। अब ये फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलांगेशन इंडेक्स ये 6.3 mm से बड़े पार्टिकल्स के लिए हैं, 6.3 mm से छोटे पार्टिकल्स के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अब एक ये चीज़ होता है कि फ्लैकी वाले पार्टिकल्स को इस दोनों को मिला लो, इन दोनों प्रॉपर्टी को मिला लो, तो ये कोई फ्लैकी पार्टिकल है तो फ्लैकी को इलांगेटेड कब बोल सकते हैं, अगर कोई फ्लैकी पार्टिकल उसको इलांगेटेड तब बोल सकते हैं जब उसका आपका क्या कहते हैं, जब उसका लेंथ जो हो वो क्या हो, थ्राइस द मीन साइज। ये मैंने नीचे लिख रखा है कि फ्लैकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलांगेटेड इफ़ इट्स लेंथ इज थ्राइस द मीन साइज। ये भी कई बार पूछा गया है तो डायरेक्ट ही याद रखो। वैसे इन्हीं दोनों से आता है जोड़ के, इन्हीं दोनों को जब कंबाइन इफेक्ट लोगे। उसके बाद हमने शेप का हो गया हमारी प्रॉपर्टी। दूसरा सरफेस टेक्सचर में क्या होता है, स्मूथ, आपका जो सरफेस टेक्सचर मतलब है क्या, ऊपर का जो सरफेस का जो टेक्सचर है, मतलब कि स्मूथ है कि राउंडेड, स्मूथ है कि रफ़ है, या ग्लासी टेक्सचर है, कैसा टेक्सचर है, तो वो टेक्सचर भी आपका वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। यदि आपका स्मूथ टेक्सचर है तो आपकी क्या होगी, स्मूथ टेक्सचर है तो आपके ज़्यादा अच्छे से वो क्या कहते हैं, ईजिली वो क्या कहते हैं घूम रहा होगा उसमें पेस्ट में, ज़्यादा ईजी वर्क मतलब वर्केबिलिटी दे रहा होगा, लुढ़क अच्छे से रहा होगा ना। तो स्मूथ होगा तो आपको मोर वर्केबल मिक्स होगा, क्योंकि स्मूथ होगा तो सरफेस एरिया भी कम होगा,
यदि आपका वैसे समझना चाहो आप सरफेस एरिया के टर्म में, तो स्मूथ होगा तो आपका लेसर सरफेस एरिया आपको लुब्रिकेट करना होगा सीमेंट पेस्ट को, लेसर सीमेंट पेस्ट को, तो आपका ज़्यादा सीमेंट पेस्ट आपका एप्लीकेबल होगा लुब्रिकेशन के लिए, आपका अवेलेबल होगा, तो इसलिए मोर वर्केबल मिक्स आएगा। बाकी कंक्रीट में हम और वर्केबिलिटी को और बताएंगे कैसे कैसे है। बाकी रफ़ टेक्सचर क्या होगा, रफ़ टेक्सचर होगा तो रफ़ टेक्सचर में क्या होगा कि आपकी रफ़ टेक्सचर में आपका जो क्या कहते हैं सरफेस रफनेस ज़्यादा है, सरफेस रफनेस ज़्यादा है तो इसका इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग अच्छी होगी, इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग अच्छी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा होगा तो आपका स्ट्रॉन्ग मिक्स आएगा। तो स्मूथ का आपका वर्केबल मिक्स आ गया, रफ़ टेक्सचर का आपका स्ट्रॉन्ग मिक्स आ गया। और एक होते हैं ग्लॉसी, ग्लॉसी में क्या होता है कि आपको जैसे स्मूथ वाले में भी क्या है कि आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ रफनेस रहेगा स्मूथ वाले में भी, लेकिन ग्लॉसी में क्या है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी रफनेस जो होता है सरफेस पे वो नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें बॉन्ड ही अच्छा नहीं बनेगा सीमेंट के साथ, तो फिर ये आपका किसी काम का नहीं है, यूजलेस है। ठीक है, तो ये आपकी ग्लॉसी वाली प्रॉपर्टी यूजलेस प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेडिंग। ठीक है, ग्रेडिंग देखते हैं। तो ग्रेडिंग में क्या होता है कि आपका बेल ग्रेडेड है कि पुअरली ग्रेडेड है, तो हमें जो एग्रीगेट चाहिए वो बेल ग्रेडेड चाहिए। बेल ग्रेडेड इसलिए चाहिए कि यदि आपका बेल ग्रेडेड एग्रीगेट है तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा डेंस होगा, तो आपके वाइड्स भी कम होंगे, वाइड्स कम होंगे तो आपका उस वाइड्स को भरने के लिए सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट जो होगी कम होगी, तो ज़्यादा सीमेंट पेस्ट आपका अवेलेबल होगा लुब्रिकेशन के लिए। तो ज़्यादा सीमेंट पेस्ट आपका लुब्रिकेशन के लिए आपका यदि अवेलेबल है तो आपका क्या होगा, वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये तो वर्केबिलिटी का फंडा हो गया। और साथ साथ बेल ग्रेडेड वाला आपका स्ट्रेंथ भी अच्छी देता है। कैसी स्ट्रेंथ अच्छी देता है कि यदि आपका बेल ग्रेडेड है तो आपकी क्या होती है, बेल ग्रेडेड है तो आपकी डेंसिटी अच्छी होगी आपकी। और यदि मोर डेंसर है मतलब क्योंकि बेल ग्रेडेड है तो वाइड्स कम है तो आपकी डेंसिटी अच्छी है तो आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ अच्छा होगा, और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी। तो इस तरह से बेल ग्रेडेड है तो आपका बहुत सारी प्रॉपर्टी आपकी अच्छी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएंगी, इम्पार्ट हो जाएंगी। अब ग्रेडेशन के लिए क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है, ग्रेडेशन के लिए हम जो टेस्ट करते हैं एग्रीगेट में वो होता है आपका सीव एनालिसिस। क्योंकि ग्रेड में फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों के लिए आपका क्या सीव एनालिसिस कर सकते हो। तो सीव एनालिसिस में क्या होते हैं, डिफरेंट सीव्स को हम ऐसे अरेंज करते हैं घटते क्रम में, और उसके बाद हम उस पर क्या करते हैं, एग्रीगेट अपना डालते हैं, देखते हैं कितना किस सीव पे रिटेंड हुआ। उस रिटेंड सीव को हम नोट करते हैं कि वेट रिटेंड कितना हुआ, उसके बाद हम देखते हैं परसेंटेज वेट रिटेंड, उसके बाद क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड। और इसके बाद हमारी वैल्यू एक होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं, न्यूमेरिकल टर्म है जिसको हम बोलते हैं फाइनेस मॉडुलस। फाइनेस मॉडुलस हमको डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन इस तरह से होता है, फाइनेस मॉडुलस इक्वल टू होता है समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेंड ओवर सीव्स 80 mm टू 150 माइक्रॉन अपॉन एक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, अपॉन कांस्टेंट जो कि जनरली होता है 100। यानी फाइनेस मॉडुलस हो गया समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेंड अपॉन 100, ये हो जाएगा। ठीक है, और सीव्स कौन कौन से लगे होते हैं, सीव्स सबसे ऊपर होती है 80 mm, फिर होती है 40 mm, फिर 20, फिर 10, फिर 4.75, फिर 2.36 mm, फिर 1.18 mm, फिर उसके बाद 600 माइक्रॉन, उसके बाद 300 माइक्रॉन, उसके बाद 150 माइक्रॉन। मतलब लगभग आधा होता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है नेक्स्ट स्टेज में सीव साइज। अब फाइनेस मॉडुलस क्या डिपेंड करेगा, यदि आपका जो कुछ ज़्यादा बड़ा पार्टिकल्स होंगे, बड़े पार्टिकल्स होंगे, कोर्सर पार्टिकल्स होंगे, तो आपके ऊपर ही ज़्यादा रिटेंड होते आएंगे। ठीक है, ऊपर रिटेंड होते आएंगे तो आपके क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड जो होगा ज़्यादा आएगा। क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड ज़्यादा आएगा, इसका मतलब क्या होगा, फाइनेस मॉडुलस ज़्यादा आएगा। यानी कि आपका हायर फाइनेस मॉडुलस है तो आपकी कोर्सनेस ज़्यादा होगी, इसका मतलब उस पार्टिकुलर सेट ऑफ एग्रीगेट की। ठीक है, तो ये चीज़ आपका डिपिक्ट करता है फाइनेस मॉडुलस। ठीक है, यदि आपका किसी का फाइनेस मॉडुलस मान लीजिए 6 आया, या मान लीजिए फाइनेस मॉडुलस आपका 3 आ रहा है, मतलब 3 नंबर सीव को डिनोट कर रहा है उसका मीन साइज, यानी 600 माइक्रॉन वाली सीव को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और डिफरेंट के कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के फाइनेस मॉडुलस कितना होता है ये हम देख लेते हैं। तो आपकी जो फाइन एग्रीगेट होती है यानी कि सैंड, फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड, उसकी जो फाइनेस मॉडुलस होती है वो होता है 2 to 3.5 के बीच में, 2 to 3.5 के बीच में होता है आपका फाइनेस मॉडुलस। 2 to 3.5 के बीच में फाइनेस मॉडुलस आपका होता है ये फाइन एग्रीगेट या सैंड का। ठीक है, आपका इसमें फाइन सैंड का होता है 2 to 2.5, और मीडियम सैंड का होता है 2.5 to 3, और कोर सैंड का होता है आपका 3 to 3.5।
कोर सैंड का आपका होता है 3 to 3.5, ठीक है। और उसके बाद आपका होता है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का आपका होता है, कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस आपका होता है 5.5 to 8, 5.5 to 8 होता है आपका कोर्स एग्रीगेट का। अब उसके बाद एक होता है आपका ऑल इन एग्रीगेट। ऑल इन एग्रीगेट के होते हैं आपका, ऑल इन एग्रीगेट का आपका होता है 3.5 to 7.5 फाइनेस्ट मॉडुलस, ठीक है। अब फाइन एग्रीगेट में आपने देखा कि एक 3.2 ही एक वैल्यू लिखी है, तो 3.2 वैल्यू ये चीज़ है कि आपकी 3.52 से ऊपर, मतलब आपके यदि आरसीसी में यूज कर रहे हैं तो 3.2 से ऊपर वाली फाइनेस्ट मॉडुलस वाली सैंड नहीं यूज करनी है, मतलब सूट नहीं करती है, नॉट सूटेड फॉर आरसीसी। 3.2 से ऊपर फाइनेस्ट मॉडुलस वाली सैंड, ठीक है। यदि आपकी हायर फाइनेस्ट मॉडुलस है तो आपकी हार्स कंक्रीट बनेगी। हायर फाइनेस्ट मॉडुलस है तो क्योंकि क्या होगा, बड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल होंगे तो हार्स कंक्रीट बनेगी। और आप लोअर फाइनेस्ट मॉडुलस रख रहे हैं कि आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो आपका क्या होगी, वाइट्स ज़्यादा आएंगे तो आपको सीमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, तो आपके अनइकोनॉमिकल मिक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी हायर फाइनेस्ट मॉडुलस तो आपका हार्स कंक्रीट और लोअर फाइनेस्ट मॉडुलस तो आपके अनइकोनॉमिकल मिक्स, ठीक है। और ये चीज़ आपका हो गया फाइनेस्ट मॉडुलस का, यानी कि आपका ये चीज़ हो गया आपका ग्रेडिंग का। अब उसके बाद हम देखते हैं एक प्रॉपर्टी आपकी होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ जाहिर तौर पे जो स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट होगा वो स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा, मिक्स के स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करेगा। और स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए हमें एक होता है टेस्ट जो होता है वो होता है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में हम क्या करते हैं कि 12.5 mm और 10 mm वाली दो सीव लेते हैं, ठीक है। 12.5 mm वाली सीव पे हम एग्रीगेट डालते हैं और उससे फिर क्या होता है, एग्रीगेट नीचे जाता है, जो उससे छोटे पार्टिकल होंगे 12.5 से नीचे जाके 10 mm पे रिटेन हो जाएगा। जो अब 12.5 से जो नीचे गया और 10 पे रिटेन हो गया, वो वाला हम क्या करेंगे, उस वाले हम एग्रीगेट को कंसिडर करेंगे, उसका वेट हम लेंगे W1, उसको कंसिडर करके उसके बाद हम उसको क्रशिंग मशीन में डालेंगे और उस पर लोड अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे जो कि 40 टन का लोड होगा, उसको ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये हम क्रशिंग लोड अप्लाई कर दिए तो क्या होगा, ये क्रश करेगा तो फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, क्रश्ड एग्रीगेट को हम 2.36 mm वाले सीव से सीव करेंगे। सीव करके उसके बाद जो इससे छोटे पार्टिकल्स होंगे 2.36 mm से, वो आपके नीचे आ जाएंगे। तो वो जो पास हो गए उससे 2.36 mm से, उसको वेट कर लो तो वो आ जाएगा W2, ठीक है। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू आपकी हो जाएगी W2/W1 into 100। तो जितना ज़्यादा W2 आएगा, W2 मतलब जितना ज़्यादा क्रश होके नीचे गया है ना, जितना ज़्यादा उसमें पाउडर फॉर्म बना है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जितना ज़्यादा चूरा बन गया है उसका, तो जितना ज़्यादा W2 आएगा उसका मतलब क्या, उतना कम स्ट्रेंथ उसकी है एग्रीगेट की। इसका मतलब क्या, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो आपकी है एक तरह से स्ट्रेंथ को इन्वर्सली रिलेट कर रही है। मतलब यदि किसी की स्ट्रेंथ अच्छी है तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू उसकी कम होगी। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू W2/W1 into 100। पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% और अदर कंस्ट्रक्शन के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन, मतलब पेमेंट के अलावा कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45%। मोर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू तो लेस स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया होगा। दूसरा, अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आपकी टफनेस की प्रॉपर्टी जो डिटरमाइन की जाती है इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट से। क्योंकि टफनेस क्या होता है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग या शॉक लोडिंग के अगेंस्ट जो वो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, टफनेस। या फिर आपको ये भी बोल सकते हो कि आप एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर ले, मतलब जो इम्पैक्ट वगैरह की वजह से जो शॉक की वजह से जो एनर्जी आ रही उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है, वो आपका कहलाता है टफनेस। तो ये भी सेम टेस्ट प्रोसीजर सेम ही है, बस इसमें क्या है, इम्पैक्ट लोडिंग, वहाँ क्रशिंग लोडिंग हो रही है, हम कंप्रेसिव लोडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, इम्पैक्ट लोडिंग होगा। मतलब कि हम 14 kg हैमर को 38 सेंटीमीटर से हम ड्रॉप करेंगे 15 टाइम्स। 14 kg हैमर 38 सेंटीमीटर से ड्रॉप करेंगे, फॉल करेंगे 15 टाइम पे, ठीक है। बस ये आपकी लोडिंग का चीज़, बस लोडिंग का यही चेंज है, बाकी सी वगैरह सेम है। और ये 2.36 mm वाली सी भी सेम ही है। बस अब करना क्या है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो होगी वो होगी W2/W1 into 100, ये भी सेम होगी, फार्मूला होगा और लिमिट भी सेम है। पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%, अदर कंस्ट्रक्शन के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45%, ठीक है। ये हो गया टफनेस टेस्ट हो गया आपका।
ये भी आपका इन्वर्स रिलेशन से ही होगा कि मतलब इसकी टफनेस अच्छी है तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इसकी कम आएगी, ठीक है। यदि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब टफनेस उसकी कम है। और उसके बाद साला कुत्ता भौंक रहे हैं। हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस वो प्रॉपर्टी होती है कि जो वियर एंड टीयर, मतलब वो वियर एंड टीयर हो जाए या स्क्रैच हो जाए या एब्रेजन हो जाए या पेनिट्रेशन हो जाए उसके सरफेस पे, इसको रेसिस्ट कर पा रहा है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हार्डनेस बोलते हैं। एबिलिटी टू रेसिस्ट वियर एंड टीयर ऑन एब्रेजन, इसको हम बोलते हैं हार्डनेस। हार्डनेस के टेस्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं हार्डनेस के लिए? हम एग्रीगेट के लिए, मतलब बाकियों में हम बाकी चीज़ मिनरल्स पे टेस्ट करना हो या फिर हमें मेटल्स पे टेस्ट करना हो तो उसके लिए अलग अलग स्केल्स हैं। जैसे कि आपका मोहर स्केल होता है आपका मिनरल्स के लिए होता है। आपका ब्रिनेल स्केल होता है, ब्रिनेल वाला होता है आपका स्टील, मतलब क्या कहते हैं, मेटल्स के लिए होता है। और एक होता है आपका ये क्या हो गया, कौन कौन सा हो गया, मोहर्स बता दिया, ब्रिनेल बता दिया, और एक और भी कोई होता है, नाम नहीं याद आ रहा उसका, याद आ जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो अब जो एग्रीगेट में वही वाले टेस्ट होते हैं। एग्रीगेट में कौन कौन से टेस्ट हम हार्डनेस के लिए करते हैं? वो होता है, एक होता है डेवल्स अब्रेजन टेस्ट होता है, एक होता है डाउरी अब्रेजन टेस्ट होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो हमारा जो हमें पढ़ना हुआ है लॉस एंजल्स टेस्ट। लॉस एंजल्स टेस्ट में क्या होता है? ये आपका बेस्ट टेस्ट है। बेस्ट टेस्ट इसलिए है क्योंकि ये इसमें एब्रेजन, एट्रीशन और इम्पैक्ट तीनों चीज़ों को ये कंसीडर करता है। एब्रेजन मतलब किसी दूसरे, मतलब एग्रीगेट किसी दूसरे चीज़ से रब हो रहा है, किसी दूसरे मतलब अपने खुद के पार्टिकल के अलावा किसी दूसरे से मेटल वगैरह से रब हो रहा है, वो कहलाता है एब्रेजन। एट्रीशन का मतलब होता है म्यूचुअल रबिंग, मतलब एग्रीगेट टू एग्रीगेट रबिंग जो है वो एट्रीशन कहलाती है। इम्पैक्ट मतलब है जो शॉक लोडिंग की वजह से जो होता है। तो अब लॉस एंजल्स टेस्ट में क्या होता है कि हम स्टील बॉल्स सिलेंडर, एक बड़ा सा सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल, ये तो किए होगा आप लोगों ने, बड़ा सा सिलेंडर होता है और उसमें फिर हम एग्रीगेट डालते हैं। एग्रीगेट के बाद उसमें हम स्टील बॉल्स डाल देते हैं। अब जिस लेवल का टेस्ट कर रहे हो उतनी स्टील बॉल उसमें डाली जाती हैं। अब उसको हम रोटेट करते हैं 500 टाइम। हम उसको 500 टाइम रोटेट करेंगे 30 से 33 RPM पे। और इसमें भी कई, ये स्टैंडर्ड एक है, बाकी और भी कई सारे लेवल होते हैं। उस लेवल पे RPM भी आपका घटता बढ़ता है, टाइम्स भी घटता बढ़ता है, कितना टाइम करना है, और स्टील बॉल्स भी चेंज होती रहती हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम उसको सीव करेंगे। अब इसमें बस क्या है, सीव चेंज हो गई है। वहाँ पे क्या था, 2.36 mm की सीव थी, यहाँ पे 1.7 mm की सीव लग गई है छानने के लिए। मतलब जब निकल के आएगा उसको छानने के लिए, निकालने के बाद निकाल के छानने के लिए 1.7 mm की सीव है। अब उसके बाद सीव कर लो। सीव करने के बाद अब इसमें जो एब्रेजन वैल्यू आएगी, एब्रेजन वैल्यू होगी W passed upon W total into 100, W passed upon W total into 100, ये एब्रेजन वैल्यू हो जाएगी। पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%, और फॉर अदर कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%। पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% और अदर जनरल के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%। बाकियों में क्या था, नीचे अदर कंस्ट्रक्शन के लिए 45 था ना, बाकी ऊपर वाली वैल्यू सब में सेम है, 30 ही है, ठीक है। तो याद करने में भी आसान है। तो आपकी ये मेन हार्डनेस हो गया, आपका टफनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, ग्रेडिंग हो गया, सरफेस टेक्सचर हो गया, और शेप हो गया, ठीक है। अब क्या चीज़ बची है? जो वैसी चीज़ें बची हैं, मतलब जैसे बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट का कैसे मेजर करते हैं? बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट को जो हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं हम kg पर लीटर में। kg पर लीटर में होता है बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, kg पर लीटर में। और एक्यूरेसी जो इसको लेते हैं वो 0.01 kg पर लीटर तक, एक्यूरेसी इसकी 0.01 kg पर लीटर तक। और अब एक यूनिट वेट का होता है कि मतलब ब्रिक मशीनरी का कितना यूनिट वेट होता है, 19 से 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बीच में होता है। पीसीसी का होता है 22 से 24 के बीच में। आरसीसी का होता है 24 से 25 के बीच में। अब एक एग्रीगेट होता है साइक्लोपीन एग्रीगेट। साइक्लोपीन एग्रीगेट क्या होता है? साइक्लोपीन एग्रीगेट वो एग्रीगेट होते हैं जिनकी साइज़ ग्रेटर देन हो 75 mm से ज़्यादा, मतलब जो 75 mm से बड़े साइज़ के एग्रीगेट होते हैं उनको साइक्लोपीन एग्रीगेट बोलते हैं। ये हो गया। अब एक होता है कि एक क्वेश्चन पूछता है कि आपका एक फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, मतलब कि ये मान लीजिए जैसे इसमें क्वेश्चन हमने लिखा ही है कि 2.6 mm का 2.6 फाइनेस मॉडुलस का फाइन एग्रीगेट मिक्स करो 6.8 mm वाली कोर्स एग्रीगेट में, फाइनेस मॉडुलस वाली कोर्स एग्रीगेट में, और उसको मिला के हमें 5.4 मतलब 5.4 फाइनेस मॉडुलस के हमें बनाना है आपका कंक्रीट।
एग्रीगेट बनाना है, तो हमें उसमें निकालना ये रहता है कि फाइन एग्रीगेट का कितना प्रोपोर्शन या कितना परसेंटेज लगेगा, ठीक है, यही निकालना रहता है कि फाइन एग्रीगेट कितना प्रोपोर्शन में आपको लगेगा। तो करना क्या रहता है, अब इसमें करना क्या रहता है, इसका सिंपल सा ऐसा ट्रिक है कि आप क्या करो कि पहले बड़े में से देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो कोर्स वाला होगा 6.8 वाला, उससे छोटा है आपका 5.4, सबसे छोटा है 2.6। तो आप क्या करो कि आपका सबसे बड़ा वाले को आपको लिख लो 1, सबसे बड़ा वाले को 1 लिख लो, सबसे उसके छोटा वाले को 2 और सबसे छोटा वाले को 3 लिख लो। तो 1 - 2 अपॉन 2 - 3 ऐसे करना है, ठीक है, 1 - 2 अपॉन 2 - 3। ये मैंने फार्मूला ऐसे लिख दिया, लेकिन मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि ये वाला इस तरह से ज़्यादा अच्छा है कि आप सबसे बड़े वाले को 1 लिख लो, उससे छोटे वाले को 2 लिख लो और सबसे छोटे वाले को 3 लिख लो। अब करना क्या है उसका, 1 - 2 अपॉन 2 - 3, यानी कि सबसे बड़ा वाला माइनस जितना आपको जिस साइज़ का फाइनेंस मॉडल लाना वो, अपॉन जिस साइज़ का फाइनेंस मॉडल लाना वो, माइनस सबसे छोटा वाला फाइन वाला, वो कर दोगे तो आपका आ जाएगा प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कंबाइंड एग्रीगेट बाय वेट, ठीक है। ये आपका आ गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब ये चीज़ें हो गई, अब क्या चीज़ बचा, इधर से कुछ नहीं बचा। अब एक चीज़ ये बचा बल्किंग ऑफ सैंड का। तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, बल्किंग ऑफ सैंड होता है कि जब हम मॉइस्चर ऐड करते हैं, सैंड आपका है, सैंड में मॉइस्चर ऐड होता है यानी वाटर ऐड होता है, तो क्या होता क्या है कि उस पर सैंड के पार्टिकल्स के ऊपर एक उसके सैंड के पार्टिकल्स के सरफेस पे एक मॉइस्चर की फिल्म बन जाती है, वाटर फिल्म बन जाती है। और वो वाटर फिल्म क्या होती है, थिन वाटर फिल्म जो होती है वो सरफेस टेक्सचर यानी कैपिलरी टेंशन की वजह से या सरफेस टेंशन की वजह से क्या करता है, एक दूसरे पार्टिकल्स को एक दूसरे से अवे पुश करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर दूर पुश करते हैं, एक दूसरे को दूर दूर पुश करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वही इंक्रीज्ड वॉल्यूम जो कहलाता है, इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। मतलब हो क्या रहा है कि मॉइस्चर आया वाइट्स में आपके, उससे मॉइस्चर की वजह से आप क्या हुआ, सैंड पार्टिकल्स के सरफेस के ऊपर एक पतली फिल्म बन गई वाटर की, उसकी वजह से फिर आपका सरफेस टेंशन या कैपिलरी टेंशन आया, और ये फिर कैपिलरी टेंशन या सरफेस टेंशन ने क्या किया, सैंड पार्टिकल्स को दूर दूर भगाया, मतलब आवे किया, उनको पुश किया, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से इस फेनोमेना को बोला हमने बल्किंग ऑफ सैंड। अब ये कहाँ तक इंक्रीज होता है, ये मॉइस्चर इंक्रीज होता है आपका मैक्सिमम की, जो ये फेनोमेना आपका मैक्सिमम होता है, ये होता है 4 to 6% वाटर कंटेंट पे, मतलब इसके बीच का वैल्यू आप 5% ले सकते हो सिंगल वैल्यू के रूप में, लेकिन ये फेनोमेना मैक्सिमम होता है 4 to 6% मॉइस्चर कंटेंट पे। और क्योंकि ये सरफेस फेनोमेना है, तो सरफेस फेनोमेना है तो जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जैसे कि आपकी फाइनर सैंड जो होंगे, जो फाइन सैंड है उनमें क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो उनमें जो फेनोमेना होगी, और सरफेस एरिया ज़्यादा है और साथ साथ उसमें क्या है कि जो आपकी जो कैपिलरी बनेंगी और पतली थिन कैपिलरी बनेंगी, तो राइज भी ज़्यादा होगा, तो कैपिलरी टेंशन भी ज़्यादा आएगा। तो एक तो सरफेस ज़्यादा है, कैपिलरी टेंशन भी ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए फाइन सैंड्स में जो है ये वाला इफेक्ट जो होगा, बल्किंग का इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोर सैंड, ठीक है। तो फाइन सैंड में आपका बल्किंग ज़्यादा होता है कोर सैंड की अपेक्षा में, और ये बल्किंग आपका 4 to 6% पे मैक्सिमम होता है। उसके 4 to 6% के बाद यदि हम वाटर और ऐड करते जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो जो वाटर फिल्म थी ना, वो ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो वॉल्यूम डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम पूरे को बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका बढ़ के 40-50% तक आपका इंक्रीज होकर वॉल्यूम जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बल्किंग ऑफ सैंड। अब एक दो चीज़ें और मिसलेनियस चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। एक होता है साउंडनेस टेस्ट ऑफ एग्रीगेट का साउंडनेस टेस्ट होता है, ये आपका जो बताता है कि रेसिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग एक्शन में क्या हो गया, फ्रीजिंग, थॉइंग हो गया, किसी केमिकल के साथ रिएक्शन हो गया, या फिर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट या वाटर के साथ रिएक्शन हो गया, ये कहलाता है आपका वेदरिंग एक्शन। इसके अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस होता है वो आपका आएगा साउंडनेस टेस्ट से, साउंडनेस टेस्ट ऑफ एग्रीगेट से। ये सीमेंट में होता था, सीमेंट में तो अलग था साउंडनेस टेस्ट, वो बता ही दिया था। वो हो रहा था एक्सेसिव वॉल्यूम चेंज ड्यू टू लाइम मैग्नीशिया और सल्फर की वजह से, वो अलग था, ये अलग है। एक टेस्ट होता है आपका स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट होता है एग्रीगेट पे, एक होता है टेस्ट स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट होता है। वो मेजर करता है एडहेशन टू बिटुमेन,
मतलब बिटुमिन के साथ कितने अच्छे से वो एडहेयर हो रहा है, मतलब कितने अच्छे से चिपक रहा है, वो आपका क्या प्रॉपर्टी किससे मिलती है, स्ट्रेपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट से। ठीक है, अब एग्रीगेट को हमें जो यूज करना है, एग्रीगेट को यूज करते टाइम हमें क्या होना चाहिए, एग्रीगेट किस पोजीशन में होना चाहिए। तो एग्रीगेट को यूज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दो, 24 घंटे के लिए उसको फैला दो। ठीक है, कि मॉइस्चर को थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से ले, तो 24 घंटे के लिए फैला दो। मैक्सिमम सरफेस एरिया उसको दो, मतलब कि ऐसा फैलाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसका क्या कहते हैं एक्सपोज रहे, और उसको उसकी हाइट जो होनी चाहिए 1.5 मीटर से, जो भी उसकी हीप होनी चाहिए उसकी 1.5 मीटर से ऊपर हाइट नहीं होनी चाहिए। ये सब एक्स्ट्रा डाटा हमने बता दिया। बाकी होता क्या कि जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट को कुछ ना कुछ, मतलब एग्रीगेट के पोर्स में मॉइस्चर होना चाहिए और उसके सरफेस पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए यूज से पहले, वो सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में होनी चाहिए। सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में होनी चाहिए एग्रीगेट बिफोर यूज। ये होनी क्यों चाहिए, ये होना यूज चाहिए इसलिए चाहिए कि ताकि जब आप एग्रीगेट को यूज करो आप कंक्रीट में, तो आपका जो कंक्रीट या मोटार में, तो वो उससे कंक्रीट से आपके वाटर को ना तो एब्जॉर्ब करे, ना उसको एक्सेस वाटर दे। ठीक है, ना तो उससे वाटर एब्जॉर्ब करे, ना उसको एक्सेस वाटर दे। तो ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक्सेस वाटर दे देगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम करवा देगा, या आपके ज़्यादा उससे वाटर खींच लिया तो भी स्ट्रेंथ कम करवा देगा। तो ये होता है। अब ये सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन क्या होता है कि आपकी जो मॉइस्चर में उसमें तो वाटर, मतलब उसमें तो वाटर प्रेजेंट है, वो सैचुरेटेड है, लेकिन जो आपके सरफेस है वो ड्राई है। ठीक है, तो ये आपका होता है सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन। जो टोटल वाटर होता है आपका एग्रीगेट, मतलब टोटल वाटर जो आपका कंक्रीट में यूज होता है वो क्या होता है, वो होता है फ्री वाटर प्लस एब्जॉर्ब वाटर बाई एग्रीगेट। तो फ्री वाटर में कौन कौन से वाटर आएंगे, फ्री वाटर में आपने जो वाटर ऐड कर रहे हो वो, और जो फिर सरफेस मॉइस्चर के रूप में जो एग्रीगेट पे वाटर वो, और एब्जॉर्ब वाटर जो एग्रीगेट का होगा वो तो अलग आपसे ऐड हो जाएगा। ये आपका होता है टोटल वाटर। अब मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, मतलब जो परमिसिबल साइज है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना लेना चाहिए डिफरेंट वर्क्स के लिए। तो हमें जो एग्रीगेट का साइज लेना चाहिए, एग्रीगेट का आप साइज जो आइडियल, मतलब ऐसे कंडीशन आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप जो बड़ा से बड़ा पार्टिकल लो, बड़ा से बड़ा पार्टिकल लोगे तो क्या होगा, उससे अच्छा क्या होगा, यदि आप बड़ा से बड़ा पार्टिकल लोगे तो क्या होगा कि वाइड्स कम आएंगी, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स में वाइड्स कम होती हैं, तो वाइड्स कम आएगी तो आपको सीमेंट कम यूज करना पड़ेगा। सीमेंट कम होगा तो आपकी ड्राइंग श्रिंकेज भी कम आएगी, सीमेंट ड्राई श्रिंकेज भी कम आएगी, और इकोनॉमिकल भी होगा आपका, कंक्रीट इकोनॉमिकल भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन बाकी ये सेक्शंस में रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो हम इसको साइज कितना परमिसिबल है उसको हम फिर गवर्न करें, मतलब देखेंगे कि कोड कितना दे रहा है उसको। तो आपका जो मैक्सिमम परमिसिबल साइज है, ये आपका इस तरह से गवर्न होता है कि आपका थिकनेस ऑफ मेंबर कितना है, और फिर रीइंफोर्समेंट के बीच में स्पेसिंग कितनी है, और क्लियर कवर कितना है, इन सब पे डिपेंड करेगा। और साथ साथ आपका मिक्सिंग, प्लेसिंग और कॉम्पैक्टिंग की कंडीशंस क्या हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो आपकी मैक्सिमम परमिसिबल साइज जो है, मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर। मतलब ये 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि कम से कम एटलीस्ट 5 mm लेस होना चाहिए, 5 mm लेस होना चाहिए देन क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द रीइंफोर्समेंट। मतलब रीइंफोर्समेंट के बीच में जो क्लियर स्पेसिंग है उससे कम 5 mm कम होना चाहिए, और जो क्लियर कवर है उससे 5 mm कम होना चाहिए। अब जो इसकी वैल्यूज हैं क्या है, वैल्यूज है सीसी फ्लोर के लिए। अगर आप सीसी फ्लोरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट परमिसिबल है वो है आपका 10 mm, क्योंकि सीसी फ्लोरिंग जो आपकी क्या होती है, थिन होती है। तो सीसी फ्लोरिंग के लिए आपकी मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट है 10 mm, और रीइंफोर्समेंट मेंबर के लिए रीइंफोर्स्ड मेंबर जो आपके हैं उसके लिए आपके 20 mm। तो आपकी जो रीइंफोर्स कंक्रीट मेंबर है उन पर 20 mm से ऊपर का साइज हम बहुत कम ही यूज करते हैं। यदि फ्लो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो 40 तक यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम 20 mm ही यूज करते हैं। और मैसिव वर्क है, आपका मैसिव वर्क है मतलब कि जहाँ पे वही मैसिव कंक्रीट वर्क है, जैसे डैम हो गया, रिटेनिंग वालों के, जहाँ पे ज़्यादा दूरी पे आपके रीइंफोर्समेंट है, जहाँ पे फ्लो की दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे हम 40 mm तक भी यूज कर सकते हैं। बाकी ऐसे मतलब ऐसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितना तक यूज कर सकते हो तो 80 mm तक। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हो गई, बल्किंग ऑफ सैंड हो गया, और आपके एग्रीगेट के ये चीज़ें हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो आपका इस तरह से एग्रीगेट का सारा चीज़ ख़त्म हो गया। अब इसमें तो आपको इतना बता दिया कि इसमें फिर आपको
प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। इससे आपके SSC JEE वगैरह के सारे कवर हो गए। यदि आपको प्रैक्टिस देखनी है कि मतलब कितना कवरेज से हो रहा है, तो आप IAS मास्टर की SSC JEE बुक करिए। 60-70 क्वेश्चन दिए हैं उसमें, फिर अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा और फिर बढ़िया प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। एग्रीगेट ये अच्छा टॉपिक है, ये थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि सीमेंट और कंक्रीट के बाद ये तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्रीगेट है BMC में। तो कल हम उसके बाद एग्रीगेट ख़त्म हो जाएगा। एग्रीगेट ख़त्म होने के बाद हम आप कल शुरू करेंगे कंक्रीट थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो उसमें लगेगा 1-2 दिन लगेगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं कंक्रीट पे। कंक्रीट हम फिर कल बनाएंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद भाई लोग, कल मिलेंगे।